हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, आज हम घटना चक्र की सीरीज में पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ पोप, जिसको कि ऑगस्टन एज भी बोला जाता है। और ये टाइम पीरियड आपका कब से कब तक रहा है? तो ये रहा है आपका 1700 टू 1750 तक। ठीक है फ्रेंड्स। और इसको ऑगस्टन एज क्यों बोला गया? तो इसलिए बोला गया क्योंकि इस टाइम पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के जो राइटर्स थे वो किंग ऑगस्टस के टाइम के जो राइटर्स थे, जैसे ओविड हो गए और आपके वर्जिल हो गए, ये सब जो वर्क था, जो राइटर्स थे ना, उसको होमर के वर्क को पढ़ना शुरू कर दिए थे, जो रोमन राइटर्स थे किंग ऑगस्टस के टाइम के। इस वजह से क्या बोला गया कि इस एज में बहुत ज़्यादा सब राइटर्स जितने भी थे इस एज के, वो पुराने किंग ऑगस्टस के एज का पढ़ना शुरू कर दिए थे। इस वजह से इसको बोल दिया गया ऑगस्टन एज, या फिर दूसरा नाम है इसका द एज ऑफ पोप। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन हम। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है द फ्रेंच राइटर हु इन्फ्लुएंस्ड फ्रांसिस बेकन। फ्रेंच राइटर जो कि फ्रांसिस बेकन को इन्फ्लुएंस किए हैं, तो वो रहे हैं आपके माइकल डी मोंटेग्ने। मोंटेग्ने जो है, इनको बोला जाता है द फादर ऑफ एसेज। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? द फादर ऑफ एसेज। और फ्रांसिस बेकन को क्या बोला जाता है? द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। इनको इंग्लिश एसेज के फादर बोला जाता है, और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एसेज। ये आपके फ्रेंच फिलोसोफर रहे हैं माइकल डी मोंटेग्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोलवाइट एंड विल विम्बल आर कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय। मोलवाइट और विम विम्बल जो कैरेक्टर हैं वो क्रिएटेड किए गए हैं, किसके द्वारा किए गए हैं? तो वो किए गए हैं जोसेफ एडिसन के द्वारा। जोसेफ एडिसन कौन है? तो रिचर्ड स्टील जोसेफ एडिसन जो हैं वो स्पेक्टेटर जो है उसका मैगजीन का वो किए थे, फाउंडिंग किए थे। ठीक है। और जो इनका ये जो राइटर्स रहे हैं रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन, ये 18वीं सेंचुरी के राइटर्स रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, टू इन लिवन मोरालिटी विथ विट एंड टेम्पर विथ मोरालिटी। इसको आप एक बार प्रोनाउंस जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसका जो वर्ड है ना थोड़ा सा क्रिटिकल है प्रोनाउंस करना। तो ये जो लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? ये जो आप अभी हम बोले हैं आपको, टू इन लिवन मोरालिटी विथ विट एंड टेम्पर विथ मोरालिटी। ठीक है। ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका द स्पेक्टेटर से। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नैतिकता को बुद्धि से और संयम को नैतिकता से जीवंत बनाना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। इसका आंसर द स्पेक्टेटर है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ शेरिडन। इसमें से पूछा जा रहा है कि शेरिडन का वर्क इसमें से कौन सा नहीं है? तो वो है आपका सी स्टूप्स टू कंक्वर। ये आपका जो वर्क है वो इनका नहीं, ये है आपका ओलिवर गोल्ड स्मिथ का। किसका वर्क है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ का। ठीक है, गोल्ड स्मिथ का। और ये जो वर्क है ये क्या है? जो सी स्टूप्स टू कंक्वर, ये एक कॉमेडी है। ठीक है, कॉमेडी है जो कि इरिश राइटर जो हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ वो लिखे हैं। ठीक है। और जो इसमें 3 अदर वर्क हैं जो रिचर्ड शेरिडन के हैं, ये जो है ये सारे के सारे आपके किसके हैं? रिचर्ड शेरिडन के। और रिचर्ड शेरिडन का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? ये आप हमको कमेंट कर दीजिएगा कि रिचर्ड स्टील का पूरा नाम, रिचर्ड शेरिडन का पूरा नाम क्या है। ठीक है। तब नेक्स्ट चलते हैं हम। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अराबेला फॉर्मर इज अ करेक्टर इन एलेक्जेंडर पोप्स। अराबेला फॉर्मर जो है करेक्टर रहती है, वो किस में रहती है? तो वो रहती है आपकी द रेप ऑफ लॉक। द रेप ऑफ लॉक के बारे में आप थोड़ा सा कंसेप्ट जान लीजिए। तो द रेप ऑफ लॉक जो है फ्रेंड्स वो 2 बार आपका पब्लिश हुआ था। कितने बार हुआ था फ्रेंड्स? 2 बार पब्लिश हुआ था। ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बता देंगे। अभी आप थोड़ा इसको क्वेश्चंस को और पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे वाली स्लाइड में हम बता देते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा द रेप ऑफ लॉक। नेक्स्ट है आपका, होरेस वॉलपोल एंड रेडक्लिफ आर नोन एज द ऑथर ऑफ। यानी होरेस वॉलपोल और एंड रेडक्लिफ जो हैं एक ऑथर हैं। ठीक है। किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आपके जो गोथिक नॉवेल है उसके बारे में।
आपका गोथिक नॉवल। गोथिक नॉवल क्या होता है फ्रेंड्स? गोथिक नॉवल वो होता है जिसमें कि मिस्ट्री होता है, टेरर होता है, भय होता है, और इसमें मिस्ट्रीज होती हैं, और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा हॉरर होता है। जैसे कोई खंडहर वंडहर से लिया गया है, इस वहाँ पे ये क्रिएट किया जाता है जहाँ पे कि भय दिखाया जाए। ठीक है, तो इसमें आप ये जान लीजिए कि जो होरेस वॉलपोल हैं, ये जो है इनका पहला वर्क था कैसल ऑफ ओरेटेंटो। वहीं से ये शुरू हुआ था आपका गोथिक नॉवेल। गोथिक नॉवेल वहीं से शुरू हुआ था, और इसमें एन रेडक्लिफ और होरेस वॉलपोल जो हैं गोथिक नॉवेल्स लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय मिस फैनी ब्राउने। ठीक है, बर्ने, फैनी बर्ने के द्वारा कौन सा वर्क नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये एवेलाइन इन्हीं का है। ठीक है, सेसिलिया भी इन्हीं का है, कैमिला भी इन्हीं का है, और एक जो बच रहा है आपका रसेलस है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, रसेलस हो जाएगा। लेकिन ये किसके द्वारा लिखा गया है रसेलस? तो ये आपका लिखा गया है हिस्ट्री ऑफ रसेलस, इसका फुल नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ रसेलस। और ये जो लिखा गया है फ्रेंड्स, तो ये लिखा गया है आपका सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं आपका, और ये जो बचा तीनों है, ये तीनों का तीनों इन्हीं के द्वारा है। किसके द्वारा? मिस फैनी बर्ने के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टोरल एलिजी। पास्टोरल एलिजी क्या है फ्रेंड्स? तो पास्टोरल एलिजी ये है, ये होता है फ्रेंड्स जिसमें कि एक गडरिया होता है, वो क्या करता है? विलाप करता है अपने किसी डियर वन के लिए जो कि लॉस हो चुका है, जो कि अब नहीं है। उसके दुख में एक गडरिया जो है, एक रूरल लाइफ का डिपिक्शन होता है। ठीक है, और इन्वोकेशन भी होता है इसमें, तो उसको बोलते हैं पास्टोरल एलिजी। वो कौन सा इसमें पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो ये जानिए कि मिल्टन का जो लिसिडस है, लिसिडस वो क्या है? किंग एडवर्ड जो उनके फ्रेंड है, उनके ऊपर विलाप किए हैं, तो ये भी आपका पास्टोरल एलिजी है। सैली जो है वो जॉन कीट्स पे विलाप किए हैं एडोनाइस में, तो ये भी आपका पास्टोरल एलिजी है। ये भी है, ये भी है। और थायरेसिस जो है, ये भी आपका आर्थर ह्यू क्लब के मॉर्न पे लिखे हैं आपके मैथ्यू ऑर्नोल्ड जो हैं, ये विलाप किए हैं। तो ये तीनों का तीनों आपका पास्टोरल एलिजी हो गया। लेकिन ये जो है आपका पोप का द रेप ऑफ लॉग, ये क्या है आपका? तो ये है आपका मॉक हीरोइक है। मॉक हीरोइक इपिक है, जिसमें कि मॉक हीरोइक इपिक क्या होता है? जिसमें कि मजाक बनाया जाता है बड़े स्तर पर। ठीक है, मजाक बनाया जाता है एक बड़े स्तर पर। नेक्स्ट चलते हैं हम। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक फैक्ट जान लीजिए। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो ये है आपका पोप के बारे में फैक्ट है। ठीक है, जो रेप ऑफ लॉग पोप का है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, आप जान लीजिए। तो ये क्या है फ्रेंड्स? जब ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1712 में, तब इसमें कितने कैंटोस थे? 2 कैंटोस थे। ठीक है, मॉक हीरोइक इपिक जो है इनका 2 कैंटोस थे। उसके बाद दोबारा इसको पब्लिश किया गया था, तो वो कब किया गया था? 1714 में। ठीक है, उस टाइम पे क्या हो गए? इसमें 5 कैंटोस हो गए। कितने कैंटोस? 5 कैंटोस। और इसकी जो लाइन मानी जाती है वो कितनी होती है? ये जो लाइन मानी जाती है वो पुराना वाला जो एडिशन है 12 का, उस हिसाब से मानी जाती है। तो उसमें कितनी लाइन होती हैं? तो उसमें होती हैं 334। ठीक है फ्रेंड्स, 334 लाइन्स मानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं आपका वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इपिस्टोलरी नॉवेल। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से एक इपिस्टोलरी नॉवेल है, तो वो कौन सा है? वो है आपका पामेला बोलिए, या तो फिर वर्चू रिवार्डेड बोलिए। ठीक है, तो ये पामेला है या वर्चू रिवार्डेड, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका रिचर्ड शेरिडन के द्वारा। किसके द्वारा? रिचर्ड शेरिडन के द्वारा। अभी जान लीजिए कि इपिस्टोलरी नावल क्या होता है। तो इपिस्टोलरी नावल उसको बोलते हैं जिसमें कि फॉर्म्स होता है, लेटर्स का फॉर्म्स होता है या फिर डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? इपिस्टोलरी नावल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इलियड
was first translated into English by, यानी जो इलियड जो वर्क रहता है फ्रेंड्स, इलियड जो कि होमर के द्वारा लिखा गया है, जो ग्रीक लैंग्वेज में है, जो ग्रीक लैंग्वेज में होमर के द्वारा लिखा गया है इलियड, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया था? तो वो किए थे आपके एलेक्जेंडर पोप। कौन किए थे फ्रेंड्स? वो किए थे एलेक्जेंडर पोप। ठीक है, और ये जान लीजिए कि ये इलियड का स्टोरी क्या रहता है फ्रेंड्स, तो इसमें ये रहता है आपका ट्रोजन वार पे। ट्रोजन वार जो कि 10 ईयर्स तक चला था, और इस ट्रोजन वार का थोड़ा सा जो डिपिक्शन है फ्रेंड्स, वो इलियड में मिलता है। इलियड में थोड़ा सा डिपिक्शन मिलता है, कुछ महीनों का बस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पोप। नेक्स्ट चलते हैं। द पीरियड बिटवीन 1700 to 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। आपको स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि ये पीरियड जो है, आप बताइए कि 1700 to 1750 या फिर 1745, ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और ये दोनों दे देता है, ऑप्शन के अनुसार आप लगा दीजिएगा, ऑप्शन कोई एक ही देगा। तो इसमें दे रहा है कि जो पीरियड है 1700 to 1745, ये पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये कहा जाता है आपका ऑगस्टन एज। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑगस्टन एज कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका। अच्छा, ये भी जान लीजिए आप कि रेस्टोरेशन पीरियड क्या है। रेस्टोरेशन पीरियड आपका 1660 में चालू हुआ था। कैरोलाइन एज आपका क्या है? तो कैरोलाइन एज भी इसके पहले का टाइम पीरियड था। ऑगस्टन एज, एज ऑफ जॉनसन, ये सारा हम आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में बता देते हैं पूरा का पूरा डिटेल में। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हु एक्सप्रेसेस द कॉमन जजमेंट ऑफ whom when he says the I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me इज़ द प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये फ्रेंड्स शेक्सपियर के बारे में अच्छे से हाइपरबोल में बोले थे। कौन बोले थे? तो ये बोले थे आपके गोथे। गोथे क्या बोले थे कि शेक्सपियर, हम मुझे नहीं याद है कि कोई घटना, कोई व्यक्ति या फिर कोई किताब ऐसा हो जो कि शेक्सपियर से ज़्यादा मेरे पे प्रभाव छोड़ा हो। तो ये बोले थे आपके गोथे बोले थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। रीड द लाइन्स दैट फॉलो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम, यानी कि अब लाइन को पढ़ना है हमको और आंसर को देना है। ठीक है, तो इसमें दे रहा है, क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, येट अ प्रे टू ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट आर्टिकुलेटेड द ह्यूमन कंडीशन सजेस्टेड इन द एबव लाइन। यानी इसको आपको ओवरऑल आपको मीनिंग बताना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। तो इसका मतलब क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। तो इसका मतलब ये होता है कि आधे को उत्थान के लिए, आप ऐसे पढ़िए। ठीक है, आधे को क्रिएटेड हाफ, आधे को उत्थान के लिए, आधे को पतन के लिए, यानी आधे को उठाने के लिए, उत्थान के लिए, आधे को गिरने के लिए। ठीक है, संसार में मनुष्य की स्थिति विरोधाभास है। ठीक है, टू प्रे ऑल विच ऑफ द, हाँ, ये संसार में जो है मनुष्य की स्थिति क्या है? विरोधाभास है। ठीक, और इसका जो है फ्रेंड्स, सभी चीज़ों का महान स्वामी, सभी चीज़ों का, फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको, आप लाइन बाय लाइन समझिए। क्रिएटेड हाफ टू राइज, ठीक है, आधे को उत्थान के लिए, क्रिएटेड हाफ टू फॉल, आधे को गिरने के लिए या पतन के लिए, क्रिएट लॉर्ड फॉर ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों को जो महान स्वामी जो हैं वो बनाए हैं। ठीक है, फिर भी सभी का शिकार करते हैं। ये टू प्रे टू ऑल, यानी जो भगवान है ना, वो आधे को पतन के लिए बनाए हैं, आधे को उत्थान के लिए बनाए हैं। ठीक है, क्रिएटेड लॉर्ड यानी भगवान जो है वो रचते भी हैं, महान स्वामी, और लोगों का शिकार भी करते हैं। तो ये किसने बोला है? तो ये बोले हैं आपके एलेक्जेंडर पोप बोले हैं। और क्या इसका मतलब होगा? तो इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि मैन्स स्टेट इन द वर्ल्ड इज़ पैराडॉक्सिकल, यानी जो मनुष्य है ना, उसका संसार में मनुष्य की स्थिति जो है वो विरोधाभास है। क्या फ्रेंड्स? विरोधाभास है मनुष्य की स्थिति। ये कौन बोला है? तो ये बोले हैं आपके एलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका
द प्रोज गोथिक नावल डिनोट्स, यानी जो गोथिक नावल है वो क्या डिनोट करती है, तो वो करती है आपकी द टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन मिडल एजेस, ठीक है, ऑफन सरफाइसेस विथ ग्लूमी कैस्टल, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि जो गोथिक नावल है वो क्या है, तो गोथिक नावल वो है जो कि मिडल एजेस में एक प्रोज का फिक्शन रहता है, एक काल्पनिक जो उपन्यास है वो रहता है, जो कि सेट किया जाता है ग्लूमी कैसल में, यानी उसमें जो वो होता है बहुत ज़्यादा ग्लूमी होता है, हॉरर होता है, एक्सीडेंटल होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं उसमें, किसमें, गोथिक नावल में। नेक्स्ट चलते हैं। एमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पास्टोरल एलिजी, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा पास्टोरल एलिजी नहीं है, तो ये जान लीजिए कि पास्टोरल एलिजी जो इसमें से है वो नहीं है, वो है आपका एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो कि थॉमस ग्रे का है, लिसिडस मिल्टन का है, स्टोफेल एंड स्टेला ये है आपका फिलिप सिडनी का। ये जो होता है फ्रेंड्स इसमें 108 जो है सोनेट्स हैं। थायरेसिस क्या है, तो थायरेसिस आपका मैथ्यू अर्नोल्ड का है, जो कि ये भी पास्टोरल एलिजी है। ये तीनों के तीनों पास्टोरल एलिजी हैं, और जबकि ये जो आपका एक बच रहा है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे का है, ये पास्टोरल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आपका। The 17th century English poets whose work were characterized by the use of conceit are, यानी 17th सेंचुरी के जो राइटर्स हैं जो कि कंसीट यूज़ करते थे उनको क्या बोला गया, तो उनको बोला गया मेटाफिजिकल पोएट्स। क्या बोला गया फ्रेंड्स, मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स में सबसे जो मेजर राइटर माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके जॉन डन। और ये जान लीजिए कि मेटाफिजिकल जो कंसेप्ट है, टर्म है, वो किसने खोजा था, तो वो खोजे थे आपके जॉनसन खोजे थे, ठीक है। और इसके अदर राइटर्स जो मेटाफिजिकल के हैं तो वो कौन है, जॉर्ज हर्बर्ट हैं आपके, एंड्रयू मॉर्वेल हैं, अब्राहम कॉले हैं, और रिचर्ड क्रैसो भी हैं, और हेनरी वोगम भी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये लोग आपके क्या हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स फिर से ये क्वेश्चन आ गया जो अभी हम आपको बताए हैं। जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मॉरेल, ठीक है, बिलोंग्स टू विच ऑफ द मूवमेंट इन 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री से। नेक्स्ट है आपका ड्राइडन एंड पोप बिलोंग टू, ड्राइडन और पोप जो है वो बिलोंग करते हैं, तो वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो वो आपके करते हैं नियो क्लासिकल मूवमेंट से। किसे करते हैं फ्रेंड्स, नियो क्लासिकल मूवमेंट से। आप ये जान लीजिए कि नियो क्लासिकल मूवमेंट क्या है, तो ये 3 भागों में विभाजित है। नियो क्लासिकल मूवमेंट 3 भागों में विभाजित है। तो पहला वाला इसमें माना जाता है आपका रेस्टोरेशन पीरियड को, रेस्टोरेशन पीरियड को। ये कब से कब तक चला है, तो ये 1662 ये माना गया आपका 1798, ठीक है फ्रेंड्स। ये डिटेल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, आप सुन के ही काम चलाइएगा। ये आपका 1662 चला है 1798, ठीक है। नियो क्लासिकल एज आपका जो है, फिर से बता देते हैं फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा डिटेल में। तो ये जानिए नियो क्लासिकल जो मूवमेंट है 3 भाग में है, ठीक है, 3 भाग में है, ठीक। पहला वाला जो भाग है वो, और ये टाइम पीरियड नियो क्लासिकल का पहले टाइम पीरियड जान लीजिए, तो ये है आपका 1660 से माना जाता है आपका 1660 से माना जाता है आपका 1798 तक, ठीक है, रोमांटिक एज आने से पहले तक। रोमांटिक एज आने के बाद ये ख़त्म हो जाता है नियो क्लासिकल एज। तो इसमें क्या होता है, पहले रेस्टोरेशन एज आता है जो कि 1660 से शुरू होता है। उसके बाद आपका ऑगस्टन एज आ जाता है, ठीक है, ऑगस्टन एज बोलिए या फिर एज ऑफ पोप बोलिए, ठीक है। उसके बाद आपका जॉनसन एज आ जाता है। ये तीनों के तीनों एज किस में आते हैं, ये न्यू क्लासिकल मूवमेंट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसा रहेगा कि आप इस कंसेप्ट से लेकर के जो पॉइंट उठा है उससे आपको डाउट नहीं रह जाएगा, और चीज़ें मेमोराइज अच्छे से हो जाएंगी जब हम पॉइंट्स को अदर भी इंक्लूड करेंगे। तो इसमें दे रहा है इन विच ईयर फील्डिंग्स नॉवेल अमेलिया फर्स्ट पब्लिश्ड, यानी जो फील्डिंग का नॉवेल है अमेलिया वो पब्लिश कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1751 में। कब हुआ था, 1751 में। और ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये है आपका सेंटिमेंटल नॉवेल है। क्या है फ्रेंड्स, सेंटिमेंटल नॉवेल।
और ये जान लीजिए आपके जो फील्डिंग है ना, फील्डिंग, तो फील्डिंग क्या लिखते थे, वो कॉमेडीज़ को लिखते थे, सेटायर को लिखते थे। और इनका एक जो वेल नोन इनका वर्क है टॉम जोन्स। टॉम जोन्स जो है इनका एक वेल नोन कॉमेडी है, टॉम जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। इसमें से कौन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री नहीं है फ्रेंड्स। तो इसको आप भी थोड़ा सा आंसर देने का कोशिश करिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जॉन डन, जिनको मेजर पोएट माना जाता है, जॉर्ज हर्बर्ट भी रहे हैं इनके साथ, हेनरी बेगम भी रहे हैं, और जॉन मिल्टन इनके नहीं रहे हैं। जॉन मिल्टन जो है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से नहीं बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, who was written the following lines, this more to guide than spur the muse, steed restrain his fury that provoke his speed। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है विंग, ये पूरा पढ़ लेते हैं। द विंग्ड कर्सर लाइक अ जेनरस हॉर्स सो मोस्ट ट्रू मेटल व्हेन यू चेक हिज कोर्स। तो ये बोला गया है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि ये किस में बोला गया है। तो ये बोला गया है आप पोप के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, तो ये बोला गया है पोप के द्वारा। और इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब आप जान लीजिए, इसको हटा देते हैं, आराम से आप समझिए इसको। इसका मतलब जो है फ्रेंड्स वो है, यह जो म्यूज के घोड़े प्रेरित करने से अधिक मार्गदर्शन करने के लिए हैं। ठीक है, उसके क्रोध को रोकने के लिए, उसकी गति को थोड़ा भड़काने के लिए क्या करना होता है, पंखों वाला दौड़ने वाला एक उदार घोड़े की तरह पाठ्यक्रम में जांच करता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है फ्रेंड्स। ठीक, एक जो घोड़ा है ना, उसको बोल रहा है कि मार्गदर्शन करने के लिए उसको प्रेरित करना है। ठीक है, उसको उसके क्रोध को रोकना है, और उसकी गति को भड़काने के लिए हमको क्या करना है फ्रेंड्स, पंखों वाला दौड़ने वाला जो है उसको असली ताकत दिखाना है, और एक उदार घोड़े की तरह पाठ्यक्रम की जांच करनी है। ये बोला जाता है किसके द्वारा, पोप के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग नॉवलिस्ट बिगैन हिज लिटरेरी कैरियर एज अ ड्रामेटिस्ट। इसमें से जो लिटरेरी कैरियर अपना शुरू किए हैं एक ड्रामेटिस्ट हैं, वो कौन है, तो वो हैं आपके हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग वाज अ नॉवेल रिटन बाई हेनरी फील्डिंग। इसमें से हेनरी फील्डिंग का कौन सा नॉवेल है, तो अभी हम आपको बताएं टॉम जोन्स, जो कि इनका एक कॉमेडी है। टॉम जोन्स इनका जो है एक कॉमेडी है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमिक नॉवेल है टॉम जोन्स, किसके द्वारा, हेनरी फील्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, टू विच कंट्री डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग। विच कंट्री, विच सेंचुरी फ्रेंड्स यहाँ पे होना चाहिए सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी होगा। ठीक, विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग। चार्ल्स लैम्ब किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, तो वो करते थे आपके 19th सेंचुरी से। और इनका टाइम पीरियड क्या रहा है, कब से कब तक ये रहे हैं, तो ये आपके रहे हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो 1775 में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1775 में, और मृत्यु कब हुआ था इनका, तो इनका मृत्यु जो हुआ था फ्रेंड्स, तो वो हुआ था इनका 1834 में। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आपका, और इनका वर्क ध्यान रखिएगा, ड्रीम चिल्ड्रेन जो है एक रेवरी है वो है, एसेज ऑफ इलिया भी है, लास्ट एसेज ऑफ इलिया, ये सब इनका क्या है, फेमस वर्क है। नेक्स्ट चलते हैं, द क्लोजेस्ट पीरियड ऑफ द न्यू क्लासिकल एज और ऑगस्टन एज, यानी क्लोजेस्ट पीरियड पूछा जा रहा है न्यू क्लासिकल एज का या फिर ऑगस्टन एज का, तो वो कौन सा है फ्रेंड, तो वो है आपका 1660 टू 1750। क्या है फ्रेंड्स, 1660 टू 1750। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आप यहाँ पे आ गया तो बता देते हैं आपका ये जो है टाइम पीरियड। चलिए फ्रेंड्स बता चुके हैं, अब इसमें कुछ एग्जैक्ट है नहीं समझने को, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन हु रिमार्क इट फॉर विलियम शेक्सपियर। यानी बोला जा रहा है कि वो जो हैं एक लोग हैं जो कि अपनी स्टोरी में रोमन और किंग्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, रोमन और किंग्स को इंक्लूड करते हैं और केवल आदमियों के बारे में सोचते हैं।
तो वो रिमार्क किया गया शेक्सपियर के बारे में। लेकिन कौन किया है इस रिमार्क को? तो इस रिमार्क को करने वाले हैं आपके सैमुअल जॉनसन। कौन है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये अच्छा लग रहा है और इसको हम कंटिन्यू रखें, उसके लिए प्लीज़ लाइक भी करिएगा आप प्लीज़, और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए फ्रेंड, ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।